आप लोग कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़े होंगे कि इसके पीछे कैसे बैकग्राउंड बनता है। आपका पहले प्लासी का युद्ध होता है। सबसे पहले आपका मैं एक लाइन में बताता हूँ कि यूरोपियंस का एडवेंट होता है। यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, आपके पोर्चुगीज आते हैं सबसे पहले 1498 में, फिर उसके बाद से डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, डेनमार्क के लोग आते हैं, और फिर उसके बाद से फ्रेंच आते हैं लास्ट में। ठीक, ब्रिटिश इसमें से विनर बाद में घोषित होते हैं, बाकी 3 को हराते हैं, और जो डेनमार्क वाले लोग हैं वो 1845 में अपनी सारी प्रॉपर्टी इनको बेच के चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली पोर्चुगीज, डच, फिर ब्रिटिश, वही मैंने बोला सर, पोर्चुगीज पहले आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनमार्क के लोग आए, फिर उसके बाद से फ्रेंच आए। ठीक, डेनमार्क के लोगों ने यहाँ कोई कॉलोनियल यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं किया। बंगाल के पास उनका एक छोटा सा अपना रेजिडेंस टाइप में खोले थे, जहाँ उनका मेन मकसद था क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना। वो वहाँ पे प्रिंटिंग मिल भी लगाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे बाइबल को प्रिंट करते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और मसाले के कारोबार वगैरह में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे। तो डच का इसीलिए हम लोग उसका डेनिस का डेनमार्क के जो लोग थे, डच जो है नीदरलैंड के हैं, पता है ना आप लोगों को, हॉलैंड पहले नाम था उसका, और जो डेनमार्क है वो उसके ऊपर है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जो हमेशा एसडीआई में सबसे ऊपर रहते हैं। तो वो लोग जो थे उन्होंने कुछ खास यहाँ कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना सामान वगैरह सब कुछ बेच के अंग्रेजों को चले गए थे। तो बाकी 3 से फाइट होती है, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक, 1612, फिर उसके बाद से आपका बेदरा होती है, और वांडीवास होती है लास्ट में, जिसमें फ्रेंच को भी हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट चालू होता है। बेदरा से पहले आपका ये हो जाता है, वांडीवास से पहले आपका प्लासी हो जाता है। ठीक, प्लासी में पैसा मिलता है, उस प्लासी से लड़ते हैं लोग, और वांडीवास में फ्रेंच को भी भगा देते हैं। फिर आपका बक्सर होता है 64 में, और फिर आपका इलाहाबाद की संधि होती है, वहाँ से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है अंग्रेजों को। फिर उसके बाद से वहाँ से अपना एक्सपेंशन चालू करते हैं। ठीक, 1757 1765 हो गया, और वहाँ से 100 साल बाद ये होता है, मतलब अराउंड 100 ईयर, नियर अबाउट 100 ईयर ये आपकी घटना होती है। प्लासी के बाद से तो एग्जैक्ट 100 ईयर है। तो उसमें क्या है कि उन 100 सालों में क्या होता है कि इतना बड़ा रिवॉल्ट होता है, उसी के पीछे का पूरा बैकग्राउंड है ये। तो ये अभी उसके पीछे के रीजंस बताऊंगा कि उन 100 सालों में क्या क्या हुआ। तो पहला इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल में उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या क्या थी, जमींदारी हो गई, महालवारी हो गई, रैयतवारी हो गई। सबसे पहले जमींदारी लाते हैं ये अपना बंगाल के प्रोविंस में, बनारस में, उड़ीसा में, बिहार में, इन सब जगहों पर लाते हैं। उसमें उसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। क्यों? क्योंकि उसमें जो रेट थे वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए परमानेंट फिक्स कर दिए गए थे। 10/11 वो परसेंटेज में 89% होता है। तो अगर जितना भी रुपया अगर जो जमींदार वसूल करता है, जो भी रिवेन्यू प्रोड्यूस होता है, उसका 10/11 ब्रिटिश लेंगे, 1/11 जमींदार रखेगा। तो ये इस व्यवस्था में ये होता है कि रिन्यू नहीं हो सकता दोबारा। अगर वो दोबारा टैक्स को बढ़ाना चाहे तो, चूंकि उनका कमिटमेंट था। और ब्रिटिशर्स की एक खास बात ये थी कि वो क्राइम भी करते थे तो लीगली करते थे, मतलब उसके लिए बाकायदे एक लॉ बनाएंगे कि हमें ये क्राइम करना है, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर उनके पार्लियामेंट से बैकअप होगा, और उसके बाद बोलेंगे कि इस एक्ट के थ्रू आपके ऊपर ये केस लगाया जाएगा, ये किया जाएगा। तो उन्होंने कमिटमेंट दिया था, वो लीगल कमिटमेंट था। ऐसा नहीं था कि वो आज की जमींदारी दिए कल को हटा सकते थे। उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती। बाद में क्या होता है कि इसमें रेवेन्यू के जब लॉसेस होते हैं, कलेक्ट करने में लॉसेस होते हैं, रिन्यू नहीं कर सकते हैं, इन सबको देखते हुए बाद में साउथ में होता है रैयतवारी चालू की जाती है। थॉमस मुनरो रहते हैं और अलेक्जेंडर रीड, ये दोनों लोग चालू करते हैं आपका मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इन दो जगहों पर रैयतवारी चालू होती है। रैयत का मतलब होता है, रॉयत्स मतलब बोले जाते हैं किसान, पीजेंट्स जो होते हैं साउथ में, रॉयत्स बोले जाते हैं। तो रैयतवारी में क्या होता कि उसमें किसान से डायरेक्ट ले रहे थे, मीडिएटर नहीं था, उसमें जमींदार नहीं था, तो डायरेक्ट उनको रेवेन्यू लेना था। उसमें 51% के आसपास का टैक्स लेते थे वो, और अराउंड 50% के आसपास का एरिया भी कवर करता था। और जो जमींदारी था उसमें सिर्फ 19% एरिया, ये एरिया इंडिया का एरिया की बात नहीं हो रही है, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया जो था जिसमें ब्रिटिश का कंट्रोल था उसकी बात हो रही थी, जहां से वो रेवेन्यू निकाल सकते थे, वहां की बात हो रही है। ये मत सोचिएगा जो आज अभी इंडिया है उसका 19% या उसका 50%, 51%, ऐसा नहीं था। इसके बाद से तीसरा आपका आता है महालवारी। महालवारी मतलब उसमें होता है, महल बोलते हैं। महल होता है कि ग्रुप ऑफ विलेज होते हैं। ग्रुप ऑफ विलेज ये पंजाब के साइड में होता है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो अपना है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे। ये अपना अफगानिस्तान हो गया, पंजाब और ये लाहौर का एरिया जो था इसको बोलते थे। तो ये जो एरिया है इसमें ये चालू करते हैं महालवारी सिस्टम। ठीक, यूपी के आगरा में भी होता है। तो ये अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि यूपी में था कि नहीं था, तो यूपी में भी महालवारी था। ठीक, तो इसमें यही था कि इसमें ग्रुप का एक महल का हेडमैन होगा और उससे ये पैसा कलेक्ट करेंगे। अब वो क्या करेगा, अलग अलग विलेजेस से, विलेजर्स मतलब विलेजर्स नहीं, अलग अलग विलेज से
जो वहाँ के पीजेंट्स हैं उनसे पहले पैसा कलेक्ट करेगा और इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा लेगी। ये था, ये उतना बेनिफिशियल नहीं था। अगर तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था वो था आपका रैयतवारी, क्योंकि इसमें एक और दिक्कत आ गई थी। जो महल का हेड था ना, वो आज तो सिंपल एक हेड था, टाइम बीतने के बाद से वो जमींदार का लेवल पा जाता है। वो खुद अपने आप, चूंकि भाई आप उसको अथॉरिटी दे दिए कलेक्ट करने की, तो अपने आप एक धीरे धीरे टाइम के साथ 10-20 साल के अंदर वो भी अपने आप में अथॉरिटी एक बन जाता है। बट इन दोनों में अच्छी बात ये थी कि इन दोनों में टैक्सेस का रिन्यू हो सकता था, 20 साल या 30 साल के बाद रिन्यू होता था, परमानेंट सेटलमेंट में नहीं होता था। ये तीनों पॉलिसी में आप टैक्स रेट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थे, 89% टैक्स। इवन सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर 99% टैक्स कर दिया जाता है, 99 पॉइंट समथिंग था, समझ रहे, समथिंग की बात ही छोड़िए, 99% टैक्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। और मुगल पीरियड में 50-50 के कम ही रहे हैं, मतलब 50% मैक्सिमम कभी टैक्स पहुंचा होगा तो पहुंचा होगा, किसी रेयर केस में गया है, वरना जितने भी थे 30%, 40% या 50% तक टैक्स गया है। इवन मराठा में भी 50% से ऊपर नहीं गया है। पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा बहुत, मैं चूंकि ये सब चीज़ें पढ़ा चुका, मैं रिव्यू करा रहा हूँ। बीपीएससी के लिए कहानी चालू होती है यहाँ से 1857 से, बट इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, इसलिए मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। बीपीएससी का पेपर उठाएंगे पिछले 10 साल के, 1857 के रिवॉल्ट पे, राजा कुंवर सिंह के उस पे योगदान पे, बिहार के योगदान पे, इन सब पे 7 से 8 सवाल आए हैं पिछले 8-10 साल में। तो ये 1857 का रिवॉल्ट जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अभी ऐसा बता रहा हूँ जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मैंने बनाया था जो भी कंटेंट। इसके बाद से मैं इसमें राजा कुंवर सिंह जी को लाऊंगा और साथ में बिहार में कहाँ कहाँ योगदान था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। क्यों? क्योंकि स्टेट में पूछते हैं आप, यूपीएससी कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, इनका नाम आएगा, लेकिन कभी ये नहीं बताएगा कि वहाँ किस पेड़ से कूदे थे, किसको मारे थे, कहाँ हाथ काटे थे, कौन उनके भाई थे, ये किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको नहीं मिलता है। बट जब आप बिहार स्पेसिफिक पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं कि उनके अगेंस्ट कौन सा अंग्रेज था, कहाँ वो बनारस में गए, कौन उनको मना कर दिया, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसके लिए अलग से डिटेल क्लास लेंगे, ठीक। तो अभी इनका आते हैं, इकोनॉमिक में हो गया जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी, ये 3 चीज़ आ गया। फिर इसके बाद से इनका टैक्स रेट में, इसके बाद से ये क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं सूद पे पैसा देना। ये सूद पे पैसा देते थे लोगों को हाई टैक्स रेट पे, और फिर उनके एक्सटॉर्शन में भी पैसा लेते थे। फिर उनका दूसरा बात ये था कि जितनी भी उस टाइम की कंपनियां थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की जितनी कंपनियां थी, आप पाओगे 1813 में क्या होता है कि पूरा इंडिया का मार्केट में सिर्फ चाय और चाइना के साथ ट्रेड के अलावा बाकी सब मार्केट खोल दिया जाता है। तो ब्रिटेन का माल इंडिया में आने लगता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में आ चुका रहता है, लेकिन इंडिया का माल जब जाता है ब्रिटेन में तो वहाँ पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जा सकता है, लगाया जाता था, सकता नहीं था, जाता था। इसके कारण इंडिया का जो प्रोडक्ट था उसकी कॉम्पिटिटिवनेस जो थी, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति जो थी, वो उनके अगेंस्ट में कम हो जाती थी। वैसे भी उनके पास अच्छी मिलें थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कोई फायदा मिला नहीं हमें, क्योंकि उस टाइम पे हम ऑलरेडी गुलाम थे। फिर भी जो हमारे पीजेंट्स काम करते थे या फिर जो क्राफ्टमैन काम करते थे, उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो इस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब होती गई। इवन इसको बोलते हैं रूरलाइजेशन ऑफ अर्बन सोसाइटी, एक टर्म यूज़ कर दिया जाता है। या फिर कैसे माइग्रेशन होता है, जो अर्बन आपके वो थे उस टाइम पर, जो क्राफ्टमैन थे, बुनकर वगैरह लोग थे, ये लोग कैसे बाद में माइग्रेट हो जाते हैं गाँव की तरफ। इसके लिए मैंने 1-2 लोग बुक ने पढ़ा है, बुक मैंने बताया था कि 11th क्लास की NCERT इकोनॉमी की, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा। उसमें हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है कि कैसे इस पूरा इंडिया को एम्पावरिश किया गया, कैसे पावर्टी को यहाँ पे मतलब पेनिट्रेट, मतलब इम्बेडेड किया गया, मतलब यहाँ घुसा दिया गया पावर्टी को इस सोसाइटी में। मतलब एक टाइम था कि हम लोग इतने रिच थे, मतलब इंडियन सोसाइटी इतनी रिच थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ आते थे या फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे, क्यों? उनको बिजनेस करना था, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा था। और बाद में होता क्या है कि उनका प्रोडक्ट हमसे बेहतर हो जाता है, उनके लिए हम मार्केट बन जाते हैं। और दूसरी बात है, उनके रॉ मटेरियल के लिए हम एक एक्सप्लॉइटेटिव जगह बन जाते हैं कि यहाँ के रॉ मटेरियल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। 1853 में, 57 के रिवॉल्ट से पहले 1853 में ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का पेनिट्रेशन भी काफ़ी हर दूर दराज तक पहुँच जाता है। तो ये भी एक माध्यम बनता है उनके सामान को पहुँचाने का, प्लस वहाँ रिटर्न में वहाँ से रॉ मटेरियल लाने का, ठीक। तो आपका इकोनॉमिक हो गया। पॉलिटिकल में आपको पता है एक सनसेट क्लॉज था जमींदारी में भी था, रैयतवारी में भी था, महालवारी में भी था। सनसेट क्लॉज ये होता है कि आज इस टाइम को इतने बजे तक आपको लाके जो आपका लगान है वो दे देना है, जितना आपका हिस्सा वो दे देना है। अगर नहीं दे पाएंगे तो इसके बाद से आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली जाएगी, उसकी हो जाएगी ऑक्शनिंग, ठीक। ऑक्शनिंग होगी तो किसी और को जमींदारी मिल जाएगी। जमींदारी और इसके बारे में जागीरदारी, इसके बारे में पढ़ाया था पहले क्लासेस में, मैं बता दूंगा आपको, फिर से वो PPT दे दूंगा। तो जमींदारी में ये था कि ये हेरिडेटरी थी, मतलब पिता से बेटे को जा सकती थी, अगली जनरेशन को जा सकती थी, वो तब तक जब तक कि वो पेमेंट देते रहेंगे।
ठीक, बहुत तेज चल रहा हूं मैं रिवाइज कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। अब होता क्या है कि जो जमींदार अपने गांव शहर में वो अच्छे से घूमता था हाथी पे घोड़े पे, भले जितना पैसा उसको मिलता है वो घूमता था, आज की डेट में उसको आप उठाकर रोड पर खड़ा कर दिए तो उसकी पॉलिटिकल पावर छीन लिए। फिर एक आए थे रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग की। रिंग फेंस पॉलिसी को बाद में जाके वही आपका उसी का एक नया प्रारूप आ जाता है सब्सिडी अलायंस, उसमें भी बड़े बड़े राजाओं से छीन लिया जाता है उनका साम्राज्य। ठीक, बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला देते हैं जिसके थ्रू इन्होंने एनेक्सेशन करना चालू किया। इवन अवध को इन्होंने माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि गलत तरीके से प्रशासन चलाने के नाम पर उसको हथिया लिया। तो इन्होंने कई तरीके निकाले, लीगल तरीके निकाले, अपने तरीके बना दिए कि आज से ये लॉ बनेगा। लॉ बना के इन्होंने कई तरीके से लोगों को उनके प्रॉपर्टी को छीना या उनके अहम को चोट पहुंचाया। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये सब पॉलिटिकल रीजन बनते हैं कि ये जैसे ये थे अपने जगदीशपुर के राजा साहब थे, इनके पास रेंट फ्री स्टेट था, ये लोग रेंट नहीं देते थे। पैका थे आपके ओडिशा में। मैं जितने भी ट्राइबल्स रिवॉल्ट पढ़ाया था, ट्राइबल्स और पीजेंट्स रिवॉल्ट पढ़ाया था, तो उसमें से ईस्ट में 10-12 रिवॉल्ट हुए थे, 12 रिवॉल्ट, उसमें से पैका थे अपने इधर ओडिशा में। ठीक, फिर उसके बाद से गडकरी थे आपके वेस्ट में। ये लोग क्या थे, ये लोग लैंडेड मिलिटिया टाइप में थे, ये लोग अपना सपोर्ट भी करते थे वहाँ के लोकल राजा को, मिलिट्री सपोर्ट भी करते थे, प्लस फ्री में इनको बिना कोई टैक्स दिए इनको जमीन मिलता था। अब अंग्रेज आए, इन्होंने उनका रेंट फ्री स्टेट खत्म कर दिया, बोला आपको रेंट देना पड़ेगा, उनकी ज़मीनों की टेरिटरी और छोटी कर दी। फिर इसके बाद से ऐसे जो आपके ट्राइबल्स थे, जितने ट्राइबल रिवॉल्ट हुए उसमें क्या था, या तो उनकी लैंड को इन्होंने कब्जा करना चालू किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट ला दिया, या फिर इन्होंने उनके कस्टम्स में इंटरफेयर करना चालू किया। वो सोशल में पढ़ोगे, जो कस्टम और रिलीजियस मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, ये पढ़ने के लिए सिंप्लीफाई किया गया है। याद रखिए, सोसाइटी आपके शरीर में जैसे आप पानी इधर पीते हो, खाना खाते हो, तो ऐसा नहीं कि वो दोनों कुछ अलग, कि आज पानी आपको पेट भर देगा फिर उसका खाना आएगा वो अलग से कुछ करेगा। ये सब एक साथ कॉम्बिनेशन में काम चलता है। उसी टाइम की आपकी बॉडी से स्वेट निकल रहा है, उसी टाइम पे आपको कुछ और हो रहा है, आपको नींद भी आ रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ये सब कंबाइंड में चलता है, तब जाके आपकी बॉडी फंक्शन करती है। तो इस टाइम पे सारी चीज़ें एक दूसरे के कॉन्करेंट में चल रही थी, बस ये समझाने के लिए इनको अलग अलग किया गया। ठीक, तो ये हो गया, ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री और इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज वो है, आपको सबको पता होगा, ग्रीस कार्टेजेस जो आपका रॉयल एनफील्ड के लिए आया था। ठीक, उसमें आपका गाय और सुअर की चर्बी का ये मतलब र्यूमर फैला था कि इसमें वो चर्बी है, जिसके कारण से लोगों ने, ये इमीडिएट काज था। ये माचिस की तीली है, ठीक है, ये बारूद का ढेर है, बस याद रखिए, ये बारूद का ढेर है सारा और ये माचिस की तीली है। तो इसके बाद से क्या पढ़ेंगे, कोर्स ऑफ रिवॉल्ट, कब कहाँ कैसे हुआ। इस पूरे टॉपिक के मैं ये समरी किया हूँ, ये पहला पीपीटी बस इस टॉपिक का है कि इसमें क्या क्या होगा। ये सारे हो गए कॉजेज, इमीडिएट कॉज हो गया, कोर्स ऑफ रिवॉल्ट कब कहाँ कैसे। जैसे कि चालू होता है आपका 1857 पहली म्यूटनी नहीं थी, इसके पहले 10-12 म्यूटनी हो चुकी थी। कोलकाता में हो चुकी थी, आपका मुंबई साइड में भी हुई थी, आपका इधर बिहार में भी 1-2 जगह हुई थी। होता क्या है कि ये सब छोटी छोटी थी, इन सबको कुचल दिया जाता था। और उसमें एक सबसे बड़ा रीजन वही था, ग्रीस कार्टेज जो थे उनका जो गोली थी जो चलाने के लिए यूज़ होती थी, उसमें जो वो चर्बी यूज़ की थी, तो सबसे बड़ा रीजन वो था। बाकी 2-3 रीजन थे कि उनका अलाउंस हटा दिया गया। तो कहीं पे अलाउंस के लिए झगड़ा होता है, इसको मैं मिलिट्री में बताऊंगा। जब अलाउंस के लिए झगड़ा होता है कि हमें पहले अलाउंस मिलता था, मान लीजिए हम यहाँ से दूसरी जगह जाके सर्विस दे रहे हैं तो हमको भत्ता मिलता था, अब वो भत्ता अंग्रेजों ने हटा दिया 1950 में। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में एक था कि पोस्ट ऑफिस में पहले इनको फ्री पोस्टल सर्विस मिलता था सैनिकों को, वो भी हटा दिया। डलहौजी ने कहा कि यार इनसे हम रेवेन्यू ले सकते हैं, उनको भी हटा दिया। तो ऐसे फिर उनका जो अंग्रेजों का एक पॉलिसी था कि प्रमोशन नहीं करते थे। सूबेदार हाईएस्ट रैंक थी 1857 से पहले, सूबेदार हाईएस्ट रैंक थी किसी इंडियन के पहुंचने की। और उस टाइम पर जब 84% जो ट्रूप्स आर्मी थी उसमें इंडियन थे, 16% 14 से 16% ब्रिटिश थे, बस वो सब ऑफिशियल पोस्ट पे थे। पेमेंट गैप था, सेम पोस्ट पे एक इंडियन को अगर 30 रुपया मिलता था तो एक अंग्रेज को 90 रुपया मिलता था, 1/3 का डिफरेंस था। तो पैसे का डिफरेंस था, भत्ता बंद कर दिया, अलाउंसेस बंद कर दिए, उसके बाद से आपका पोस्ट ऑफिस में चार्ज लगाने लगे। उसके बाद से रेसिज्म सबसे बड़ी चीज़ थी। अंग्रेज अपने आप को हमेशा बहुत ही अच्छा मानते थे, आज भी अच्छा मानते हैं, आज वो दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बट आप उठाओगे स्टैटिस्टिक उठाओगे सबसे ज़्यादा रेसिज्म यूरोप और अमेरिका में है। ठीक, आज की डेट में भी है। वो हम लोग को बहुत आईना दिखाते हैं, बट सच्चाई है उनकी सोसाइटी अभी भी बस वो बाहर से दिखा चुके, फैब्रिकेटेड वो चीज़ें हैं, बट ऑलमोस्ट जो लोग ऑर्थोडॉक्स लोग हैं आज भी वो वैसे ही हैं, दे हैव द रेसियल माइंडसेट। तो वो हम लोग से रेसिज्म करते थे यहाँ के लोगों से। उसकी वजह से भी एक दिक्कत होती थी कि यहाँ के जो सोल्जर्स थे उसमें भाई ब्राह्मण भी जाता था, छत्री भी जाता था,
शूद्र भी जाता था, हर जात के लोग होते थे उसमें। अब पता चला कि यहाँ पर तो अपने सोसाइटी में वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय रेपुटेटेड कास्ट का है, वहाँ गया वो सेम रैंक पे आ गया, उसको वहाँ पे एक अंग्रेज गरिया रहा है या डांट रहा है, तो उसके ईगो को चोट लगता था। तो ये सब का सब रिजेंटमेंट था। बाद में ये माचिस की तिली काम करती है, आग लगता है, और उसके से कहानी ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे, कोई नई चीज नहीं है, बस मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, जो नहीं जानते हैं, कोई ऐसा है जो एकदम पहली बार है, कुछ नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ उठा सकते हैं, फाउंडेशन में बैच है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके पहले की जो चीजें हैं वो स्लाइड हैं, जो क्लासेज हैं वो लूंगा, बट बीपीएससी के लिए कहानी यहीं से चालू होती है। ठीक, इसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट, कहाँ से कहाँ तक था, बोला जाता है पटना से लेकर राजस्थान तक फैला था। ठीक, तो इसमें आपका मेरठ आ गया, आगरा आ गया, लखनऊ आ गया, दिल्ली आ गया, ठीक, ग्वालियर आ गया, ये सारे एरिया फैले थे उस टाइम पे, छोटे मोटे और सब, जैसे कानपुर में आ गए, नाना साहब थे। तो जहाँ जहाँ लोगों में दिक्कत थी वहाँ फैला था ये। इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट उसी में आ गया। इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट, जैसे यहाँ पे अपने ये थे क्या नाम है, जगदीश बाबू हैं, ये थे। फिर कुंवर सिंह, सॉरी जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह। उसके बाद से रानी लक्ष्मीबाई थी ग्वालियर की, नाना साहब थे अपना कानपुर के, तात्या टोपे थे उनके साथ में, नाना साहब के साथ में। फिर आपका वहाँ पे अपने बहादुर शाह जफर थे, बेगम हजरत महल थी। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट थे। आप जब पढ़ोगे तो इसका लिस्ट बनाऊंगा, अगली क्लास में दे दूंगा, आप लोगों को लिखवा दूंगा या फिर लिस्ट दे दूँ सिंपल, क्योंकि उसमें कुछ लिखने वाला नहीं है। जैसे इधर सारे लीडर आ गए और इधर सारे अंग्रेज आ गए, किसके अगेंस्ट कौन खड़ा था, ठीक है, किसके अगेंस्ट कौन खड़ा था वो कभी कभी पूछ देता है, किसने किसको मारा था, किसने कंट्रोल किया था, किसने दिल्ली कंट्रोल किया था। ठीक, उसके बाद से आता है एनालिसिस ऑफ रिवॉल्ट, इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्ट या फिर सिग्निफिकेंस। इस रिवॉल्ट का क्या सिग्निफिकेंस था? जब तक सावरकर जी ने नहीं कहा था कि फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस था, तब तक इसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। ये था वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट था, नो डाउट। उसके पहले जितने रिवॉल्ट थे सब छोटे मोटे थे। इसको बड़ा माना जाता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स का भी लॉस हुआ था। वो पहले तो पूरी टेरिटरी खो चुके थे अपनी, 1 साल लगा था उनको उसको फिर से रीगेन करने में, कई उनके ऑफिसर मार दिए गए थे। तो ये इतना छोटा नहीं था, बट फिर भी इसको जब सिग्निफिकेंस बाद में मिलता है, जब बाद के लीडर जो हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आप देखिए 57 में होता है, उसके बाद मान के चलिए 50 साल तक हमारे जो इंटेलिजेंसिया था इंडिया का, जो पढ़े लिखे लोग थे, फिर ये रास्ता छोड़ देते हैं। जो वायलेंट रास्ता आएगा आप पाओगे 1820 1830 में आता है, जब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद आते हैं। बीच में कहीं पे कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलती है। तो इसके बाद से कोई बड़े रिवॉल्ट, 1-2 रिवॉल्ट होते हैं जो कि ट्राइबल रिवॉल्ट होते हैं, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइज रिवॉल्ट नहीं होता है। अंग्रेज इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, उसका तो पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे लोगों को मोटिवेट किया, क्या क्या इसका मतलब था, ये इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद से आपका पढ़ा जाएगा व्हाइट फील्ड, कि लोगों में कोई नेशनल भावना नहीं थी, सब अपने अपने प्रॉफिट के लिए लड़ रहे थे। ठीक, कोई ऐसा नहीं था कि देश के लिए लड़ रहा था, देश का कॉन्शियसनेस ही नहीं था कि देश क्या होता है। कोई अपनी जाति के लिए लड़ रहा था, कोई राजा था वो अपना क्षेत्र के लिए लड़ रहा था, कोई रानी थी वो अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही थी कि उसके बेटे को गद्दी नहीं मिली। जो आपके हजरत महल हैं, उनके बेटे को गद्दी नहीं मिली, उनके पति को भगा दिया गया था, प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई थी, तो वो उसलिए लड़ रही थी। लक्ष्मीबाई जो थी वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग बुरे थे, इन लोग पास तब ये कॉन्शियसनेस नहीं था कि हम एक हैं, तब ये एक थे ही नहीं। जो राजा सोच लिए 1707 में अकबर मर जाता, औरंगजेब निपट जाता है, और ये 57 में हो रहा है। ठीक, समझ रहे हैं, 1857 में इतने लंबी दूरी में कोई भी मुगल बादशाह कभी सामने खड़ा नहीं हुआ, और बहादुर शाह जफर एक मुगल बादशाह बन गया। एक रात 2 रात के लिए बना तो वो क्यों था? क्योंकि हमारे माइंड में तब यही था कि हमारा भाई बाप यही है। तो ये हम लोग की कॉन्शियसनेस उस टाइम पे कोई नेशनल कॉन्शियसनेस थी नहीं, सब अपनी अपनी चीजों के लिए लड़ रहे थे। बस ये था, दुश्मन एक था तो जहां जहां मुद्दा उठा वहां लड़े। फिर दूसरे रीजन पाओगे कि अंग्रेज उस टाइम पे बहुत इफिशियंट थे, उनके पास आपका डलहौजी था, उस टाइम पे तार का सिस्टम ला दिया था। फिर उसके बाद से पोस्ट ऑफिस सिस्टम उनका स्ट्रांग था, कैवलरी स्ट्रांग थी। 1853 में ट्रेन आ जाती है, तो हर जगह पर जहाँ पे उनको अपना आर्मी को भेजना था वहाँ भेज सकते थे। आप यहाँ से घोड़ा लेके जा रहे हो, उनकी सूचना पहुँच गई, वहाँ से बम लेके आ गया। समझ रहे हो, ये चीज़ें थी। तो इसलिए और भी कई रीजन फैक्टर है, वो देखा जाएगा। तो क्या रीजन था फेल होने का, और नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, ये हर रिवॉल्ट में या फिर हर अपराइजिंग में, हर म्यूटनी में आप देखोगे कि नेचर देखा जाता है कि वो वायलेंट था, ब्लडिश था या शांत था। कुछ ऐसे भी आपको बाद में मिलेंगे आंदोलन जिसमें कोई ब्लड नहीं बहा है। ठीक, और आप गांधी जी के टाइम पे देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द उनके अहिंसा वाले रहे, मोस्ट ऑफ द, सब सारे नहीं बोल सकते हैं। इवन 42 में वो भी बोल दिए थे करो या मरो। तो उसका कहने का मतलब ये था कि मारो या मारो मारो या मरो, दूसरा अर्थ ये निकलता है। तो ये नेचर देखा जाएगा। फिर रोल ऑफ द बाबू कुंवर सिंह एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, दिस बिलोंग टू प्योरली बिहार।
ये बिहार का है, इसी पे जितने 6-7 क्वेश्चंस आए हैं सब इसी से रिलेटेड आए हैं। बाकी ये चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं, अगर कहीं नेचर पूछ दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ द 1857 पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है क्वेश्चन, हाँ मेंस में ही। देखिए प्री की जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, देखिए प्री का मैं बता दे रहा हूँ, जैसे प्री का आ गया आपका, ये अगर पूछ दिया कि क्या रीजन था, इकोनॉमिक रीजन क्या था, तो बोल सकते हो इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उन सबको डिस्ट्रक्शन किया गया था। दूसरा प्रमोशन ऑफ द कंपनी, जो उनका ब्रिटिश कंपनी को प्रमोट करने की पॉलिसी थी। इंडियन गुड्स पे हाई टैरिफ लगाते थे, इंपोर्ट टैरिफ लगाते थे। तो अगर स्टेटमेंट में दे दिया कि दीज वेर द रीजन्स ऑफ द इकोनॉमिक रीजन, या फिर ये इकोनॉमिक कारण थे जिसकी वजह से मतलब 1857 के रिवॉल्ट के पीछे, या फिर इंडिया में जो उस टाइम पर डेवलपमेंट, लेस डेवलपमेंट था, उसके पीछे क्या कारण थे, तो ये देख सकते हो। ये सब इसीलिए देखो, ये पिछले स्लाइड में इन सब में 3-3 लाइनें थी। आई होप जो लोग थे उनको याद होगा। पिछले स्लाइड में ये ट्रेड पॉलिसी में ही 3-4 लाइन अलग से थी, लैंड रिवेन्यू में यहाँ पूरा कहानी लिखी थी, ठीक। इसमें मैं इसको छोटा कर दिया हूँ। तो आपका लैंड रिवेन्यू हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया इकोनॉमिक में, एक्सप्लॉयटेटिव फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जिसमें यूजरी एंड एक्सटॉर्शन मतलब वसूली करना और लोगों को सूदखोरी करना। फिर इसके बाद से रेलवे कंस्ट्रक्शन। रेलवे कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया था कि गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम 5% मिनिमम आपको प्रॉफिट देंगे, डिविडेंड देंगे जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता था उस टाइम पे। जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी रेलवे को, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन सारा काम चल रहा था, तो वो कंपनियां जो थी उनके शेयर में लोगों को इन्वेस्ट करना था और उस शेयर पे मिनिमम 5% मिलना था। अब मिनिमम 5% था, मैक्सिमम 20%, 30% तक मिला है लोगों को। लेकिन बात क्या था कि वो सारा पैसा कहाँ जाता था, इंडियन टैक्स पेयर से लिया जाता था। इंडियन टैक्स पेयर से कैसे ले सकते हैं आप, इनडायरेक्ट फॉर्म में ले सकते हैं, चीज़ें महंगी कर दो। टैक्स पे करने का तरीका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, पता है। डायरेक्ट आपके पास ज़्यादा पैसा रहा, आप डायरेक्ट दोगे, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट हो गया कि आप बिस्किट के रेट पे 4 का 5 बढ़ा दो, ठीक, या फिर पार्ले जी का साइज छोटा कर दो, ठीक, वो भी एक चीज़ है ना। हाँ सेम, उन्होंने रेट नहीं कम किया, उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कट तो आपका रहा है। तो ये सब था। तो रेलवे की वजह से भी बहुत सारा दिक्कत होता है। ऊपर से इसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन में थे लेबर इंडियन थे, बट कंपनियां इंडियन नहीं थी। इवन आप पाओगे रिवॉल्ट जो हुए थे, ट्राइबल रिवॉल्ट हुए थे, इसमें एक और रीजन था कि इंडियन लेबर को बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता था बिना पैसा दिए, ठीक। तो ये 3-4 हो गए इकोनॉमिक। आप इसको प्री के लिए याद कर सकते हो, सीधे सीधे ये हो गया, जमींदारी वगैरह पढ़ चुके हो, एक्सटॉर्शन और ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो, और इसमें रेलवे में इंटरेस्ट वाला पढ़ सकते हो। ये इकोनॉमी के 4 हो गए। अगर आप आंसर भी लिख रहे हो तो सिर्फ ऐसा लिख दो, और चाहे तो इसमें 1-2 लाइन और बढ़ा दो, वो मैं बुलवा दूंगा तो हो जाएगा। फॉरेस्ट पॉलिसी आपका, ये भी इकोनॉमिक पॉलिसी का था कि उनके जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड थे, आपको ट्राइबल्स का क्या होता है कि ट्राइबल्स में बहुत ही क्लोज सोसाइटी होती है, उनमें ज़्यादा वो दूसरों से उनका मिलना जुलना कम होता है, अपनी क्लोज सोसाइटी होती है, उनमें अपने में ही शादी विवाह सब उनका बहुत ही छोटे सर्कल में होता है। उनकी लैंड होल्डिंग जो होती है वो कंबाइंड होती है, पूरी फैमिली की, पूरे गांव की लैंड होल्डिंग होगी, उनमें ऐसा बंटवारा नहीं होता है। अभी जो भी हो सीन, पहले ऐसा नहीं होता था, आज के 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इतना नहीं था। तो उस टाइम पर अंग्रेज घुसते हैं और उनकी ज़मीनों को उनसे ले लेते हैं, वहाँ के ज़मींदार एक इम्पोज कर देते हैं, बाहर से ज़मींदार, कि तुम जाओ वहाँ पर रिवेन्यू कलेक्ट करो और हमें भेजो, ठीक। तो उसमें पाओगे जितने भी रिवॉल्ट आपके झारखंड वगैरह में हुए हैं, राजमहल हिल हो गया, ये सब जितने एरिया में हुए हैं, वो सारे के सारे इसी मुद्दे पे थे कि उनके ट्रेडिशनल जो भी लैंड थे या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस था, उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ था उनका। कंक्लूजन है, कंक्लूजन लिखवा दूंगा मैं। पॉलिटिकल फैक्टर में आ गया एनेक्सेशन एंड डिस्पोजिशन, मतलब भाई लोगों का प्रॉपर्टी कब्जा करना, राजाओं का, उनको हटाना। दूसरा आपका हो गया, हाँ, मेनी ऑफ देम लॉस्ट देयर पावर वेल्थ, ये सब चीज़ें। सनसेट क्लॉज हो गया जो वेलेस्ली लाया था, सब्सिडी अलायंस बता चुका हूँ, अभी एक्सप्लेन किया सब्सिडी अलायंस कैसे था, रिंग ऑफ फेंस बाद में सब्सिडी अलायंस। सनसेट क्लॉज क्या था, जमींदारी में था, जमींदारी में आप जब तक चुका नहीं पाए तब तक आपका, जिस दिन चुका नहीं पाए उस दिन के बाद से अगले दिन ऑक्शनिंग हो जाएगी, आपकी जमींदारी किसी और को चली जाएगी, ठीक, आप हाथी से गधे पे आ जाओगे, ये था। तो उन लोगों का ईगो हर्ट करता था, ये सब पॉलिटिकल रीजन था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ी हो कि आपके पास अगर मेल हेयर नहीं है, मेल हेयर, फीमेल हेयर की बात नहीं हो रही है, अगर मेल हेयर नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी कब्जा की जा सकती थी, ये डलहौजी लाता है। इसका भी कंक्लूजन। तो 2 टॉपिक हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। व्हाट द हेल, अच्छा ठीक। सोशियो रिलीजियस आ गया, रिलीजियस इंटॉलरेंस। अंग्रेजों के लिए तो इंडियंस जो भी थे, हिंदू या मुस्लिम, वो बारबेरिक टाइप के लोग थे, उनका कल्चर गलत था फॉर द ब्रिटिशर्स। फिर उसके बाद से यहाँ पर 2-3 चीज़ें करते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अंग्रेजों ने अच्छी की थी। एक सती अबॉलिशन हो गया, विडो रीमैरिज का हो गया। बाद में 57 के बाद भी ये चाइल्ड मैरिज लाते हैं, मतलब कि चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए डेट जो था। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड का एक लाते हैं, जो भ्रूण हत्या होती थी, जो अभी भी होती है,
अभी इंडिया में एक चीज है सन मेटा प्रेफरेंस, जानते हैं आप लोग? कोई जानता है सन मेटा प्रेफरेंस? कोई नहीं जानता है। बेटे का प्रेफरेंस, उसको सन मेटा प्रेफरेंस बोलते हैं। तो उसमें ये होता है कि बेटी तब तक पैदा करो जब तक बेटा ना पैदा हो जाए, इसको सन मेटा प्रेफरेंस बोलते हैं। जी जी कौन? हाथ उठा दीजिए। हाँ जी सर। नहीं, आपकी बात सही है सर, लेकिन आप अभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी आज ही हो रहा है, लेकिन हमेशा सोसाइटी में चीजें रहती। कभी कोई चीज ना, जो सोसाइटी के एविल्स होते हैं कभी पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। यही होता है, टाइम के साथ चीजें कम होती हैं, ज्यादा होती हैं, 100% इरेडिकेट नहीं होता है, समझे? ग्राउंड पे अभी भी ये सब चीजें हैं। अभी इंडिया में आप, अभी मैं बता रहा हूँ 2012 या 14 की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से इंडिया में अराउंड 5 मिलियन लड़कियां, मतलब 50 लाख के आसपास लड़कियों की हत्या हो चुकी है पिछले 20 सालों के अंदर, समझ रहे हैं? 50 लाख लड़कियां, 20 नहीं, 1990 से लेकर अभी तक कितने हो गए? 30-32 साल हो गए। इतने साल में 50 लाख लड़कियों की हत्या हो गई चाइल्ड इन्फेंटिसाइड में। और अनवांटेड लड़कियां तो पता नहीं कितनी है, कि 4 लड़कियां पैदा हो गई एक बेटा के में। एक हमारे घर पे कार्ड आया था, हमारे पिताजी टीचर हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, उनके मित्र थे, वो कार्ड भेजे थे, उसमें 8 बेटियों का फोटो गोल 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 चेहरे पे, इसलिए होता है इतना काट काट के, और उसका एक नन्हा सा बच्चा। उन्होंने 8 बेटियां पैदा की थी, वो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। आप मतलब उनकी सोच सकते हो, ठीक है, और ज्यादा दिन की बात नहीं, हम जाने 8-10 साल पहले की बात है। हम लोग फोटो देख के हंस रहे थे। तो ऐसा नहीं कि सोसाइटी बदल गई है, सोसाइटी में बस हाँ अच्छी चीज ये है, एजुकेशन आया लोगों के पास, वुमेन्स के पास बार्गेनिंग पावर आया। तो अब क्या होता है कि वो खुद बोलती है कि नहीं हमें, आप एक और रिपोर्ट है, असर रिपोर्ट जो आता है जैसे आपका एजुकेशन का आता है, उसी के थ्रू ये कहा था कि वुमेन्स में जो महिलाएं 8वीं क्लास पास हैं, मिनिमम 8वीं क्लास पास हैं, उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मतलब मातृत्व की मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो और नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो, ये सब कम हो जाता है, सिर्फ 8वीं पास है। तो एजुकेशन बहुत बड़ा, मतलब अगर एक है ना कि अगर आपको वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना है तो सबसे बड़ा हथियार पहले एजुकेशन दो उसको, फिर उसका फ्रीडम दो उसको। और ये सब चीज़ें अब आज की डेट में यूथ भी आपका, ऐसा भी नहीं कि सारे लड़के ऐसे हैं कंजर्वेटिव माइंडसेट के, वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई कहाँ से पालोगे, 6-8 लोग कहाँ से पालोगे, क्या पढ़ाओगे। तो अब कम हुआ है, बट ऐसा नहीं, गांव में कई ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे चीज़ें अभी भी चलती हैं। आप रोज़ पढ़ते होगे PN, ये आपका जो है प्रीनेटल टेस्ट वाला जो होता है, इस पर इतनी पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों लाती है? प्रीनेटल टेस्ट के ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्यों गवर्नमेंट लाती है? क्योंकि ये चीज़ें आज भी हो रही हैं, तभी तो आ रही हैं, तभी तो रोज नए नए लॉ आ रहे हैं। खत्म नहीं हुआ, बस कम हुआ है सर। हाँ तो हाँ, मैं वही तो बोला कि सबसे कम सिर्फ 8वीं पास महिला जो इतना कुछ कर सकती है, तो जो ग्रेजुएशन की है उसका लेवल सोच सकते हैं कि वो कितना अपने आप को, अपनी फैमिली कंट्रोल कर सकती है। ठीक आते हैं प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। सोशल में पहला हो गया इनका कि इंडियन जो मैटर्स थे उसमें वो इन्वॉल्व होते थे। विडो रीमैरिज आ जाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर, जब ये सोशल रिफॉर्म पढ़ेंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने काफ़ी किया था। राजा राम मोहन राय सती अबॉलिशन में थे, विलियम बेंटिक के फ्रेंड भी थे, ठीक। अकबर दो ने उनको, अकबर दो के भी फ्रेंड थे, अकबर टू जिसको बोलते हैं, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक। और बाद में ईश्वरचंद विद्यासागर आते हैं, इन्होंने ये विडो रीमैरिज एक्ट के लिए काफ़ी पुश किया था। इवन इन्होंने अपने बेटे की शादी भी कराई थी एक विडो से, ईश्वरचंद विद्यासागर में। संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर भी थे। 1-2 साल पहले इनका इशू हुआ था कि वहाँ बंगाल में किसी ने इनकी मूर्ति तोड़ दी थी, 1 साल पहले का इशू है। तो ये हुआ था कि हो सकता है कि पेपर में आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया ये, ठीक। प्रमोशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी 1813 में इनको चार्टर एक्ट के थ्रू मिल जाता है कि आप इंडिया में जाके लाइसेंस के थ्रू क्रिश्चियनिटी, वो मिशनरीज खोल सकते हो। मिशनरीज का क्या काम था? क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, ठीक। बाद में, उसके पहले ऐसा नहीं था क्रिश्चियनिटी प्रमोट नहीं होती थी, उसके पहले भी होती थी क्रिश्चियनिटी, उसके पहले भी प्रमोशन था। इवन पोर्चुगीज के टाइम से, पोर्चुगीज का था कि हमको कैथलिक रिलीजन को फैलाना है, तो उन्हीं के टाइम से क्रिश्चियन माइंडसेट को फैलाना था। बट इस टाइम पे इसको लीगल बैकअप मिल जाता है 1813 में। बाद में ऐसे ऐसे लॉ लाते हैं, एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लाया जाता है। उसके पहले क्या था इंडिया में कि अगर कोई भी अपने धर्म को बदलता था तो बाप की प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाता था, ठीक। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट में क्या किया गया कि उस चीज को नलिफाई कर दिया गया। अब आप अपना धर्म कोई भी चेंज कर लीजिए, आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी। तो इससे क्या मिल रहा है? इससे प्रमोशन मिल रहा है, एक बंदे को पुश मिल रहा है कि हाँ तुम चेंज कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो सोशल, देखिए इंसान 2 चीज से डरता है, या तो सोशली उसके अंदर शर्म हो,
तो जब वो चेंज कर रहा, मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूँ, कोई अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, इसको बुरा नहीं मान रहा हूँ, उस जमाने में एक शर्म की बात थी, ठीक। तो जो अपना सोशल के लिए चेंज करता है उसको शर्म नहीं आ रही थी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, कि यार चेंज तो किए, फलाने से दिमागे बन गए, लेकिन पैसा तो पापा के पास रह गया, तो अब वो भी हट गया रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट में। उसमें एक और था कि मुस्लिमों में ये था कि वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं था प्रॉपर्टी में, इसमें ये भी किया गया कि प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स होगा। इसमें एक और चीज़ थी जो मैं पढ़ाया नहीं तक भी, देखिए मैं बताऊं, हर एक्ट हर पॉलिसी जितनी है ना, वो एक पेज या 4 लाइन की नहीं होती है, उसमें कई पेजेस बने होते हैं। हम डिटेल में जाएंगे, जितना डिग करेंगे उतना चीज़ें मिलेंगी, बट हमारे रेलेवेंस की नहीं है, इसीलिए ज़्यादा उसमें घुसने का कोई मतलब नहीं है। और मैं भी कोई ज्ञाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी इन्हीं बुक से पढ़ा हूँ, जहाँ से बुक से पढ़ा हूँ, जितना दिया है उतना पढ़ा हूँ, जितना काम का है, जितने क्वेश्चंस लगाए उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक। आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, ठीक है। इसमें एक और था कि अगर जैसे पहले ये होता था कि कोई अगर लोअर कास्ट का बंदा गवाही देता था तो उसकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कोर्ट में, तो ये रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट में उसको भी नलीफाई कर दिया गया कि नहीं, अब कोई भी बंदा हो वो गवाही देगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये चीज़ तो अच्छी थी, नो डाउट, ये कहीं ना कहीं से अच्छी थी भाई, फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपका, चूजिंग योर रिलीजन, ये क्या आता है, आर्टिकल 21 में आएगा, आर्टिकल 21 में आएगा ना। तो किसी इंसान का आज के डेट में हमारे लिए तो नॉर्मल चीज़ है, कोई अपनी मर्जी चूज कर सकता है, पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं छीन सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। लेकिन उस टाइम पर सोसाइटी के लिए तो ये था ना कि अंग्रेज जानबूझ के क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, वुमेन्स को इक्वल राइट मिलना चाहिए, ठीक, हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, लेकिन उस टाइम पे तो मुस्लिमों को ये लगा कि नहीं, तो हमारे अधिकारों में घुस रहे हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें थी, ये आपका आ गया, ये सोशल में आ जाएगा, ये हो गया प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। मिलिट्री कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज में देखिए जो बता चुका, अभी आपको पहले बता चुका, 1/3 उनका पेमेंट था, ये 30 रुपये पाते थे, वो 90 रुपये पाते थे सेम रैंक पे। अंग्रेज जो थे उनका बिहेवियर गलत था, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन था, प्रमोशन नहीं होता था, भत्ता खत्म कर दिया गया था यहाँ से वहाँ का। फिर एक और ये करते हैं, अपना ये एक्ट लाते हैं जिसके थ्रू वो इंडिया से अगर किसी को बाहर जाना है, मतलब समुद्र क्रॉस करके जाना है, ठीक, जैसे डिप्लॉयमेंट हो गया उनके साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर हमें एक्सपेंशन करना था, यहाँ से आर्मी जाएगी, तो इंडियन लोग जो थे उनको ये था कि अगर हम समुद्र क्रॉस करके सी को क्रॉस किया तो हमारी जात चली जाएगी, हमें अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक पॉलिसी रहती है, ये 3-4 रीजन थे ये मिलिट्री के, ये सब के सब प्री के हैं। 1/3 हो गया, ब्रिटिशर्स ऑफ द सेम रैंक हो गया, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, प्रमोशन पॉलिसी खराब थी, फेवर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स ओवर इंडियन वंस, एंड कंसर्न अबाउट द डिक्लाइनिंग प्रेस्टीज, वही जो अपर कास्ट लोअर कास्ट के लोग साथ में काम करते थे, एक को ह्यूमिलिएट कर रहे दूसरे के सामने, ये रीजन था। एरोगेंट एंड अथॉरिटेरियन अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश, उनमें था ही। हार्श पनिशमेंट फॉर एनी, हाँ जितना भी कोई मैटर होता था, इवन आप पाओगे हल्की से हल्की म्यूटनी के लिए भी ना 8 से 10 साल की सजा होती थी, छोटा मोटा नहीं कि आपको 2-4 पीट पाट के किनारे कर दिया, वो इतने ब्रूटल तरीके से वो करते थे, रिएक्ट करते थे कि अगला बंदा किसी और कोई और हिम्मत ना करे, तो बहुत हार्श पनिशमेंट मिलता था। और फिर इसके बाद रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन बता चुका हूँ, ऑर्डर एंड एक्ट बता चुका हूँ, इनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856, इसी के थ्रू जो था, अगर ये पूछा जाए तो 1856 में आया था, इसी के थ्रू था कि आप इंडिया से ओवरसीज जा सकते हो और जाकर वहाँ पर सर्विस दे सकते हो। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, जो बताया हूँ कि उनका जो पोस्ट ऑफिस से वो फ्री सर्विसेज उनकी बंद हो गई थी, और अलाउंस जो भत्ता था विड्रॉन इन 1850। ये सारी चीज़ों का डेट अगर प्री में पूछा तो कहीं पे आ सकता है, बस आ गए हैं। इमीडिएट कॉज 1857 का रिवॉल्ट। अब ये सारी कहानी हो गई, यहाँ रिवॉल्ट होना है, रिवॉल्ट के बाद का हम बोले थे आज की क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम डिक्टेशन करा देते हैं, तो आप लोग कॉपी खोल लीजिए, आधा घंटा टाइम है और लिख लेते हैं, ठीक। समझ में आ गया सबको? नहीं आया? देखिए आज 45 मिनट में पूरा 200 साल की कहानी सुनाना थोड़ा टफ है, लेकिन जितना हो सकता है किया है आप लोगों को। जहां पर कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक। क्लास के बाद में मैं रहूंगा, ठीक ठीक ना। और जिसको भी आप लोग जो है मैम, आपको किसी को कोई समस्या हो आप लोग या तो पूछ लीजिए, नहीं पूछ पा रही हैं तो एक पेज पे लिख दीजिए, आपको अपना नाम जेंडर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी समस्या लिख दीजिए, सर मुझे इस टॉपिक में नहीं समझ में आया, यहाँ नहीं समझ में आया। देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं इसके 1 साल पहले तक मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में था, ठीक। तो मेरा अनुभव जो है सिर्फ किताबों से है और उसके से क्वेश्चंस लगाने से है, जो मैंने यूपीएससी क्वेश्चंस लगाए हैं, स्टेट में तभी उतरा नहीं, लेकिन स्टेट के जो क्वेश्चन थोड़े बहुत लगाए हैं, जो घटना चक्र भी सॉल्व किया उसके जो हैं, और बाकी मेरा जो एक्सप्लेनेशन जो मुझे खुद समझ में आया, जो मैंने 2-3 किताबें पढ़ी हैं। एक किसी ने पूछा था कल किताब के लिए, कोई एक मैम थी, तो मैं बता दूं कि अगर बीपीएससी के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, बीपीएससी के लिए स्पेक्ट्रम ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए,
क्यों? क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में आप सबसे पहले जाइए, उसका क्वेश्चन देखिए, पिछले 10 साल के क्वेश्चन में कहीं वो पोर्चुगीज या कहीं बाकी चीजें नहीं पूछ रहा है, मराठा वराठा नहीं पूछ रहा है, उनको सीधे मतलब है बिहार की पॉलिटिक्स से, बिहार के हिस्ट्री से क्या हुआ था यहाँ पे, तो उसके लिए आपका स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ है। और उसके बाद से आपका घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए बेस्ट है भाई। आप घटना चक्र में भी बताऊं लगाने का तरीका, मैं देखा हूं कई लोग क्या करते हैं, अगर वो सेम क्वेश्चन 1857 का रिवॉल्ट कब हुआ, 10 मई को हुआ, फिर उसके बाद से दूसरा जब पूछेगा कहाँ पे हुआ, फिर तीसरा जब पूछेगा कहाँ पे कैसे हुआ, उन सबका एक क्वेश्चन बनाइए, उसको मार्क कर दीजिए, बाकी सबको स्किप कर दीजिए। घटना चक्र को आप सही से लगाएंगे तो मान के चलिए 1/3 घटना चक्र सिर्फ रिपीटेशन है, मतलब सेम क्वेश्चन को 3 बार पूछा। क्यों? कभी यूपी में पूछा तो पूछ दिया, कभी बिहार में पूछा तो सेम क्वेश्चन पुट कर दिया वहां पे, एमपी में पूछा तो भी ला के रख दिया वहां पे। तो घटना चक्र को आप जितना मोटा दिखता है उतना मोटा किसी काम का है नहीं वो, ठीक। तो साइकोलॉजिकली थोड़ा उसको सोचिए कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ 60% है, 50 से 60%, उतना ही आपको हार्डवर्क करना है, ठीक। मेडाइवल का पार्ट बिहार में बहुत कम आता है, मतलब मुझे तो ऐसा दिखा नहीं, बहुत कम आता है, वो भी आएगा एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी से रिलेटेड आएगा, ठीक। एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर जो आता है, आर्ट एंड कल्चर आपका आता है मेंस में, एंशिएंट का जो पार्ट है वो आपका प्रीलिम्स में आ जाता है, ठीक। तो मेडाइवल और एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर ये मोस्टली प्रीलिम्स के पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर वैसे मेंस में है, आपका पटना कलाम हो गया, आपका जो यहाँ का मधुबनी पेंटिंग्स हो गया, चोला ये पाला जो थे, पाला वगैरह का आ गया, बौद्धिस्ट आ गया, तो ये सब का जो होता है वो अलग से होगा। बाकी जो है मॉडर्न ही आपका इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ले लीजिए और आपका घटना चक्र। अगर उसके बाद आपको पढ़ने का मन है तो एक आपका अर्जुन देव की एनसीईआरटी आती है, ओल्ड एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी नहीं, अर्जुन देव की ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें चले जाइएगा। उसमें यही 1857 का रिवॉल्ट और उसके पहले के 2 चैप्टर, क्योंकि उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की सारी चीज़ें दी गई, वर्ल्ड में कैसे कैसे चेंजेस आए थे वो सब। तो उसमें आई थिंक 16 नंबर चैप्टर है, 16, वो पढ़ लेंगे तो जितनी कहानी मैं बता रहा हूँ आपको कहानी सारी मिल जाएगी उसमें, ठीक। तो एनसीईआरटी आप लेना है तो एनसीईआरटी वो ले लीजिएगा, ओल्ड वाली। नई वाली एनसीईआरटी में बहुत सारे डाटा और डिटेल हटा दिए गए हैं, बहुत सारे उसका रिफाइनिंग हो चुका है, फिल्ट्रेशन हो चुका है। कुछ दिन में हो सकता है कि मुगल भी गायब हो जाए, नहीं गायब होंगे तो 2-4 पन्नों में सिमट जाएंगे, ठीक। तो ठीक है, उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो वो देंगे हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा एग्जाम चेंज होगा आपको अपने हिसाब से चेंज होना है, ठीक ना। और वो तो अच्छी बात है, सिलेबस और छोटा हो जाएगा। क्या जरूरत है पढ़ने का? अकबर की बहन का नाम क्या था? हाँ, क्या जरूरत है, हमें क्यों जानना है? यूपी में एक आध बार क्वेश्चन मैं देखा हूँ, यूपी में क्वेश्चन आए अकबर की बहन का नाम क्या था, वो कहाँ जाता था, क्या करता था, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आप घटना चक्र हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उसके अलावा अगर मन किया तो एनसीईआरटी उठा लीजिएगा। इसके अलावा मैं किसी भी बीपीएससी के लिए बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर बीपीएससी, किसी और बुक की जरूरत नहीं है। इवन आपको एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करा दे रहा हूँ, स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी है, कोई जरूरत नहीं है। मेंस के लिए मैं जब करवा रहा हूँ ना, ये सब मेंस की चीज़ें हैं। प्री के लिए तो मैं करवा दिया, जो डिक्टेशन दूंगा ये सब मेंस में काम आएगा आपका, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं। अगर यूपीएससी के लिए करना होगा तो यूपीएससी के लिए बता दूंगा कि शेखर बंदोपाध्याय की बुक ले लीजिएगा, एक बहुत अच्छी बुक है, क्लास E2 पार्टीशन करके आती है शेखर बंदोपाध्याय की, ठीक। और बाकी जो चीज़ें हैं वो कर लीजिएगा। तो पहले 1857 का लिखा है, रिवॉल्ट लिखिए आप लोग। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। देखिए आप पीडीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेशिक शासक के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। (1857) का विद्रोह, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसके निम्न कारण थे, जिसमें इसके पॉलिटिकल, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, इकोनॉमिकल, सोशियो सामाजिक और धार्मिक कारक थे। ये निम्न है, ठीक। इसको ऐसे अपनी भाषा में लिख लीजिए, पॉलिटिकल, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया और धार्मिक कारण ये निम्न थे, ठीक। ये आपका एक इंट्रो छोटा सा 2 लाइन का हो गया। उसके बाद से कारण लिख लीजिए, कारण। (1857) का विद्रोह, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता विद्रोह कहा जाता है,
वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध, वह ब्रिटिश औपनिवेशिक मतलब ब्रिटिश को क्या बोल, ब्रिटिश ही बोलेंगे, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह था इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण निम्न हैं। ये बस इतना इंट्रो में लिख लीजिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण निम्न हैं। हो गया? अब आ जाइए इकोनॉमिक रीजन पे, कारण अब बता रहे हैं तो पहले इकोनॉमिक ले लेते हैं, फिर पॉलिटिकल ले लेंगे, क्योंकि इकोनॉमी सबसे बड़ी चीज़ थी ब्रिटिशर्स के लिए, इकोनॉमी ही सबसे बड़ा रीजन था। जितने पॉलिटिकल मुद्दे हुए हैं वो सब बड़े राजाओं के रिवॉल्ट थे, लेकिन जो इकोनॉमिक था वो आम इंसान, पीजन जो था, गांव में काम करने वाला आदमी था, लेबरर था, उसने उसके प्रति रिवॉल्ट किया था। उसके प्रति इकोनॉमिक सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, आगे पीछे कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक में लिखिए अंग्रेजों ने, इसका इंट्रो है इकोनॉमिक का, आर्थिक लिख दिया, आर्थिक कारण, फिर लिखिए इंट्रो, मतलब इंट्रो परिचय, ठीक, परिचय, इंट्रो परिचय, प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना होता है, परिचय बोलते हैं, ठीक। तो उसमें लिखिए अंग्रेजों ने कई आर्थिक नीतियां शुरू की थी। अंग्रेजों ने, हो रहा है, अंग्रेजों ने कई आर्थिक नीतियां शुरू की थी। इससे धीरे, इससे भी धीरे कर लें, ठीक 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 ठीक, जो भारतीय हितों के लिए हानिकारक थी, जो भारतीय हितों के लिए हानिकारक थी। जैसे उच्च कर, हाई टैक्सेस, ठीक, उसको उच्च कर हो गया। एकाधिकार, मोनोपोली हो गया, मतलब उनके मोस्ट ऑफ द ट्रेड में उन्हीं की मोनोपोली थी। ये कुछ चीजें हैं, जैसे उच्च कर हो गया, एकाधिकार, और पारंपरिक भारतीय उद्योगों का विनाश। ये उनकी जो पॉलिसी थी उसका तरीका था। उच्च कर हो गया, एकाधिकार और भारतीय उद्योगों का विनाश। आगे बढ़ें। इन नीतियों ने भारत की आबादी के बीच व्यापक गरीबी और कठिनाई को जन्म दिया। बस ये इंट्रो हो गया। इन नीतियों ने भारतीय आबादी के बीच व्यापक गरीबी और कठिनाई को जन्म दिया। जैसे कि एग्जाम्पल में है जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी। हाई टैक्स की बात कर रहे हैं, मोनोपोली की बात कर रहे हैं, लोगों की कठिनाई की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जमींदारी आ गया, रैयतवारी, महालवारी, तीन इनकी ये पॉलिसी आप डाल दीजिए। इकोनॉमिक पॉलिसी थी, रेवेन्यू पॉलिसी बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसको मैं पढ़ाया था लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के अंतर्गत। तो जैसे कि जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग मत डालिए, उसी का आगे लिख लीजिए। इन आर्थिक नीतियों ने आर्थिक नहीं, राजस्व लिखिए, रेवेन्यू था ना, राजस्व होता है। इन राजस्व नीतियों ने
भारतीय भूस्वामियों पीपीटी देख रहे हैं आप लोग, इसलिए लिख नहीं रहे हैं आप लोग। देखिए मैं बता रहा हूँ, लिखने का बस एक ही पर्पस था कि आप क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। खड़े रह के सुनेंगे तो रामचरितमानस सुनते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। वो हम पिछली क्लास में ऐसे ही पढ़ाए थे। अगर लिखने की आदत डालनी है आप लोग तो लिखते रहिए, ठीक। नहीं, वो जो एक लड़की थी उसने काफ़ी सही सजेशन दिया कि कंटेंट तो आप इकट्ठा करके रख लोगे। यूपीएससी में क्या है कि आप कंटेंट मिलता जाता है, बाहर जाओ खूब मिलेगा कंटेंट, इसी चीज़ पे 10 कंटेंट मिलेगा, पढ़ोगे कब? वो पढ़ने का क्या है कि आप आपके पास आधा एक घंटा टाइम है, लिखोगे, हाथ भी चलेगा, प्रैक्टिस भी बनेगी, ठीक है। जिसको नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, आपका फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन नीतियों ने, कहाँ तक थे हमने, भारत के भूस्वामियों में व्यापक आक्रोश पैदा किया, व्यापक आक्रोश पैदा किया। भू राजस्व बढ़ाने के, मतलब वहां पर फुल स्टॉप है, पैदा किया के बाद खड़ी पाई। भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के कारण एक इलाज है इसका। नेक्स्ट क्लास में आपको पीपीटी आप लोगों को नहीं मिलेगी, पहले लिखवा देंगे उस, नहीं इन लोगों का हिंदी वाला है ना आप, अच्छा तब ठीक, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, ठीक। हाँ जी, इन नीतियों ने क्या है, हाँ, भू राजस्व बढ़ाने के लिए कंपनी के निर्णय के कारण उच्च कर लगे। भू राजस्व बढ़ाने के लिए कंपनी का निर्णय के कारण उच्च कर लगे, हाई टैक्स रेट लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता में गिरावट आई और गरीबी में वृद्धि हुई। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता में गिरावट आई और गरीबी में वृद्धि हुई। प्रोडक्टिविटी कम हुई तो पॉवर्टी और बढ़ गई, ठीक। व्यापार नीतियां, इनके पास हेडिंग डाल दीजिएगा, व्यापार नीतियां, ये सब इकोनॉमिक के अंदर हैं, इकोनॉमी के अंदर हैं, व्यापार नीतियां डाल लीजिएगा। और लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखना है, आपको फास्ट राइटिंग करनी है तो BEIC लिख दिया करिए, वो काफ़ी टाइम बच जाता है आपका, फास्ट राइटिंग में टाइम बच जाता है। इवन एग्जाम में भी ना, अगर आप कहीं पे मान लीजिए टाइम कम है, आपको मेंशन करना है तो EIC लगा सकते हैं। अगर पूरा आंसर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हेडिंग में EIC लिख दिए, ठीक ना। हेडिंग में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी या कुछ लिखना पड़ेगा। बीच में कहीं है आपके पास समय नहीं, EIC मार के निकल जाइए। अगर घटिया एग्जामिनर नहीं है, मतलब जिसके अंदर खुन्नस नहीं है, जो कि नहीं होते, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर अच्छे होते हैं, तो वो आपको नंबर देगा। बहुत ही गिरा हुआ होगा तो उस पर नंबर काटेगा, क्योंकि ये सब एक नॉर्म्स हैं। आपको बुक्स में भी कई जगह PIC मिल जाएगा, समझ रहे हो आप। तो शॉर्ट फॉर्म में BEIC लिख सकते हो आप, शॉर्ट। हाँ, वो भी एक तरीका है, सर ने जो कहा है वो तरीका है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दिए, वहीं पर हेडिंग के पास ब्रैकेट में EIC लिख दिए, उसके बाद पूरे आंसर में EIC इंप्लीमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बता दिया कि ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, क्योंकि समझ लो 3 अल्फाबेट लिखोगे, अगर 10 बार भी लिखे तो आपके 30 अल्फाबेट गए, आधा पेज आपको कंप्लीट हो गया उसी में, पूरे पेपर में, ठीक। आते हैं तो व्यापार नीतियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार नीतियों ने, तो BEIC के व्यापार नीतियों ने पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया, ठीक। जिसके परिणाम स्वरूप कई भारतीयों के लिए नौकरी और आय का नुकसान हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप कई भारतीयों के लिए नौकरी और आय का नुकसान हुआ। भारतीय वस्तुओं के ऊपर
या फिर भारतीय वस्तुओं के बदले ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देने की कंपनी की नीतियों ने, भारतीय वस्तुओं के बदले ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देने की कंपनी की नीतियों ने छूट रहा है। देखिए, जब बता रहा हूं तो अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, भारतीय वस्तुओं के बदले इंग्लिश। आप भावनाओं को समझिए, समझ रहे हैं। आंसर जब आप लिखेंगे वहां पे मैं बता रहा हूं, जितना लिखवा रहा हूं एक भी नहीं लिख पाएंगे। जिसको भी ये भ्रम है कि वो कॉपी में जो लिखा है वही रट के लिख लेगा वहां पर, ना मैं गारंटी दे रहा हूं आपका भ्रम टूटेगा मेंस में। क्योंकि होता क्या, वहां आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट, देखिए फैक्ट होता है, फैक्ट आपके ठीक है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो वहां जाएंगे आप लिखना चालू करेंगे, 2-4 वर्ड अपने हाथ से चलते हैं। वो होता है जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी जो आप कॉपी में लिखे हैं वो अक्षराक्षर वहां पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर वैसे आएगा ही नहीं। अगर आंसर पूछ दिया, मान लीजिए कि ब्रिटिश पॉलिसी बताइए, तो उसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिखेंगे, आपके पास 100-150 या 250 वर्ड का है आपके पास, या 300 होता है, बीपीएससी में 300 या 350 वर्ड होता है, तो आपको उसमें बहुत चीज बनाना पड़ेगा। हो सकता है कहीं डायग्राम ही बना दें। आप ऐसे लिख दीजिए, रेवेन्यू पॉलिसी, जमींदारी लिख दिए, महालवारी लिख दिए, रैयतवारी लिख दिए, तीनों साइड परसेंटेज लिख दिए, आपका आधा पेज वैसे कवर हो गया। अब ये चीज तो मैं करवा नहीं रही हूँ, कॉमन सेंस से आना चाहिए, डायग्राम बनाने की चीज है, ठीक। तो जो मैं बोलता हूं कुछ ना समझ में आए तो अपने हिसाब से, बस भावना आपकी सही होनी चाहिए कि भारतीय वस्तुओं के बदले जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उसको वो ज्यादा महत्व देते थे, ठीक। बढ़ावा देने की नीति ने भारतीय लोगों की आर्थिक कठिनाई को और बढ़ा दिया। इससे भारतीय लोगों की आर्थिक कठिनाई को और बढ़ा दिया गया। इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और इसमें लिखा है हिंदी में कि भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की मुफ्त खुली पहुंच तो ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन है। बस ये जानिए कि इंडियन प्रोडक्ट मतलब भारतीय वस्तुओं पे वहां पर आयात कर ज्यादा बढ़ा दिया गया और भारत का मार्केट, भारत का जो बाजार था अंग्रेजी वस्तुओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, भारत की वस्तुओं के लिए यूरोप में आयात कर ज्यादा बढ़ा दिया गया। भारत की वस्तुओं के लिए यूरोप में आयात कर ज्यादा बढ़ा दिया गया। इंपोर्ट टैक्स जो था, इंपोर्ट ड्यूटी था, उसको बढ़ा दिया गया। कर नहीं होता, चार्जेस होता है। ड्यूटी मतलब चार्जेस होगा, आयात कर ही होता है, टैक्स होता है, तो ठीक। इंपोर्ट ड्यूटी को तो आयात कर होगा, आयात कर लिख लीजिए। भारत की वस्तुओं पर यूरोप में आयात कर को ज्यादा बढ़ा दिया गया और भारत का बाजार ब्रिटिश वस्तुओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया, पूरी तरह से खोल दिया गया। 1833 के बाद से पूरी तरह से खुल जाता है। जैसे 1813 में क्या था कि चाय और चाइना पे लगता है कि ये दो चीजें हम अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा, बाकी कॉटन हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, पोट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, हर चीज में हर बंदा आ सकता था। 1833 में वो भी खत्म कर दिया जाता पूरी मोनोपोली। तो उसके बाद ब्रिटेन का हर बंदा वहां पे आके यहाँ पे धंधा कर रहा था, वहां से सामान यहाँ आ रहा था, इनको मार्केट मिल रहा था और यहाँ का सामान जब वहां जाता था तो ये टैक्स इतना लगाते थे कि हमारा मार्केट माल घुस ही नहीं पाता था वहां पे। तो ये हो गया उनकी एक पॉलिसी, ठीक। अब शोषणकारी वित्तीय प्रथाएं, शोषणकारी वित्तीय प्रथाएं, एक्सप्लॉयटेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या हाँ इंस्टीट्यूशंस ही होगा। शोषणकारी वित्तीय प्रथाएं, ब्रिटिश क्या करते थे कि खुद भी लोन देते थे, ठीक, हाई रेट पे। जो लोग लेते थे नहीं दे पाते थे तो उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे। दूसरा ये था, जब टैक्स रेट आपने बहुत बढ़ा दिया, आपने किसान को क्या बोला कि तुम्हारी जमीन जो है, सर आप लोग सुन रहे हैं, सुन लीजिए। तो जो अगर आप किसान को क्या बोला, आप अपने जमीन का रेवेन्यू नहीं चुका पाओगे, सबसे पहले जमींदार को बोला कि आपकी प्रॉपर्टी जाएगी। रैयतवारी, महालवारी और हर जगह पे, इवन जमींदारी सिस्टम में भी क्या था कि जमींदार जो था किसानों को पट्टा देता था, किसान को पट्टा देता था कि इस पट्टे से तुम इतना कमा के दोगे हमें। तो अगर वो भी नहीं कर पाता, अगर नहीं चुका पाता वो बंदा, तो क्या करेगा कि उसको उस अधिकार से हटा देगा, उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा।
अब उसमें कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल पड़ गया, या फिर कभी उतना प्रोड्यूस नहीं आ पाया, तो बंदा क्या करेगा उसको चुकाने के लिए? वो जाएगा, वो सेठ के पास जाएगा, ठीक, जो हर फिल्मों में होते थे, भारतीय फिल्मों में जितने सेठ रहे हैं सब वैसे ही रहे हैं। सेठ के पास जाएगा, सेठ क्या उसको, फिर वही बात है, उसके पास कोई प्रॉपर चैनल तो है नहीं, वो उसको हाई रेट पर टैक्स देगा। आज भी चलता है, 5 रुपया सैकड़ा चलता है गाँव देहात में, मतलब महीने का 5 रुपया, 100 रुपया दोगे, महीने का 5 रुपया, 60 रुपया साल भर का हाईएस्ट। मतलब आप सोच सकते हो 100 रुपया दो, साल में 60 रुपया कमा रहे हो, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ मिलेगा? बैंक 14% मैक्सिमम 15% देते हैं जनरली। तो वो जब नहीं टैक्स चुका पाता था तो उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे, ठीक। तो ये क्या था, एक तरीके का उनका ये वित्तीय सिस्टम जो था, फाइनेंशियल सिस्टम ही था, वही एक्सप्लॉयटेटिव था। आप मेरे पास आओगे तो भी लूटूंगा, आप घुमा के तीसरे के पास आओगे तो भी लूटोगे, समझ रहे हो? तो ये आप इवन पाओगे जब 1857 का रिवॉल्ट होता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं जो इंडियन सेठ थे, उनको घरों में घुसते हैं और सारे के सारे जो किताब थी ना, डायरी रखते हैं, लाल किताब, वो सब आग लगा देते हैं लोग, क्योंकि जानते ये रहेगा नहीं, हिसाब कहाँ से लेगा, सीधा बात ये है। तो ऐसा नहीं, तो वही बता रहे कि 1857 के रिवॉल्ट के पीछे क्या था, सबके प्रैक्टिकल रीजन, सबके पर्सनल रीजन थे, कोई ऐसा नेशनल यूनिटी नहीं था। तो जो गाँव का किसान था, जिसकी ज़मीन का मुद्दा फंसा था, गिरवी रखा था, वो सोचा कि आज लाला जी की दुकान ही उड़ा दे, बात खत्म। तो इस पे लिखिएगा आप लोग, शोषणकारी वित्तीय प्रथाएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी वित्तीय प्रथाएं, जैसे कि सूदखोरी और जबरन वसूली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी वित्तीय प्रथाएं, जैसे कि सूदखोरी और जबरन वसूली, कई भारतीयों के दरिद्रता का कारण बनी। कई भारतीयों के दरिद्रता का कारण बनी। कई भारतीय किसान और छोटे व्यापारी कर्ज में डूब गए। अरे क्वेश्चन भी कराना था हमें, करा दें क्या? यहाँ पर रोक दें क्या? फाइनेंशियल करके रोक दें क्या? फाइनेंशियल में 2 टॉपिक और 6 बज जाएगा, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट क्लास है दुबे सर की, आई थिंक पॉलिटी की, ठीक। कई भारतीय किसान और छोटे व्यापारी कर्ज में डूब गए और साहूकारों पर निर्भर हो गए। साहूकार वही सेठ जो साहूकार थे, उन पर निर्भर हो गए, ठीक। आज फाइनेंशियल करा देते हैं, ठीक। अब इसका तीसरा डाल दीजिए आप, मतलब चौथा फैक्टर डाल दीजिएगा, तीसरा चौथा जो भी होगा। रेलवे का निर्माण। रेलवे का निर्माण, बोले भारत में रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ। भारत में रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए किया गया था। न कि भारत के आर्थिक विकास के लिए। उनका मोटिव क्या था? रेलवे बिछाने का मोटिव पता है ना क्या था? इसी चक्कर में जो सतारा को कब्जा किया गया था, सतारा होते हुए नागपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, इन सबको जो कब्जा किया गया था, ये ट्रेड रूट में आते थे। जो ब्रिटिश का ट्रेड रूट था उसमें ये लोग आते थे। भाई उस टाइम क्या हो गया था, आप पाओगे 53 में ये होता है और 60 के बाद से आपका स्विच कैनाल चालू हो जाता है। तो जो काम पहले हुगली से होकर जाता था पूरा घूम के, इवन यूपीएससी क्वेश्चन भी आया था, एक बहुत पुराना क्वेश्चन है कि स्विच कैनाल को ओपन होने के बाद से जो टोटल डिस्टेंस था वो अप्रॉक्स कितना कम हो गया था, तो अराउंड 7,000 से 8,000, हाँ उतना कम हो गया था।
क्योंकि पहले पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था इनको, अब सीधे स्विच कैनाल से क्रॉस किए मेडिटेरेनियन से आपका जिब्राल्टर, और वहां से निकल गए सीधे इंग्लिश चैनल क्रॉस करके यूके में। तो आप पाओगे कि इस टाइम तक आते थे, और मुंबई इनको मिल जाती है दहेज में, पता है ना, पोर्चुगीज से मिल जाती है इनको 1661 में। तो उसके बाद से क्या है कि मुंबई एक थी, एक मद्रास था, उधर हुगली था, अपना जो कोलकाता का था कोलकाता प्रेसिडेंसी। तो इनका सामान अवध का रास्ता था, पूरा अवध हो गया, ग्वालियर हो गया, नीचे आओगे सतारा हो गया, नागपुर हो गया, मतलब इंडिया का मैप ऐसे पाओगे तो मान लीजिए यहाँ कलकत्ता है, यहाँ से होते थे बिहार, पटना, यूपी होते होते ऐसे ऐसे आओगे यहाँ तक मुंबई आ जाओगे। तो यहाँ से फिर सीधे अरेबियन सी में उतर गए, अरेबियन सी से ट्रेड और आसान था। तो इसीलिए ट्रेड रूट था ना, ऐसा नहीं था कि डलहौजी को मन किया तो उसने रात को सोचा कि चलो सतारा का निपटारा कर देते हैं, ऐसा नहीं सोचा। उसके पीछे रीजन था, वो उसके ट्रेड रूट में आ रहा था, ग्वालियर वगैरह ट्रेड रूट में आ रहे थे। उसके बाद में जो ट्रेन का भी रूट है उसी रास्ते, आज भी आप जाओगे साउथ में तो ग्वालियर के रास्ते आते हो, समझ रहे हो। तो रेलवे का जो विकास उन्हीं के टाइम पे हुआ था, लेकिन उसका मोटिव क्या था कि हमें अपनी चीज़ों को यहाँ से रॉ मटेरियल को वहाँ पहुँचाना है पोर्ट तक, और वहाँ जो चीज़ें आ रही वहाँ से उठा के इसको अंदर तक लाना है। तो उनका अपना निहित था, ऐसा कुछ नहीं था चलो भारतीयों को हम रेलगाड़ी दे दें, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, कहाँ तक थे हम लोग। रेलवे, भारत में रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए किया गया था, न कि भारत के आर्थिक विकास के लिए। हो गया। रेलवे के निर्माण की उच्च लागत और उनके निर्माण में भारतीयों की कमी के कारण, भारतीय, वो लिखिए, भारतीय कमी नहीं होगा, भारतीय थे, बंधुआ मजदूर की तरह थे, भारतीय क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्थाएं, इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर के क्या बोलेंगे, भारतीय निवेशकों के। ठीक, तो ये लिखिए कि उच्च रेलवे के निर्माण में उच्च लागत और उनके निर्माण में भारतीय निवेशकों की भागीदारी की कमी, भारतीय निवेशकों के भागीदारी की कमी। रेलवे के निर्माण की उच्च लागत और उनके निर्माण में, उसके निर्माण में भारतीय निवेशकों के भागीदारी की कमी के कारण भारतीय आबादी में असंतोष पैदा हुआ। वन नीतियां इसके बाद लिख लीजिएगा, एक हेडिंग, फॉरेस्ट जो उनके पॉलिसी थी, फॉरेस्ट पॉलिसी, वो लिख लीजिएगा। ये आप फॉरेस्ट की पॉलिसी में आप पाओगे कि वो इकोनॉमिक भी था और सोशल रिलीजियस भी था। जैसे कोंड जनजाति थी एक, कोंड जनजाति वो नरसंहार करते थे, नरबली देते थे, नरबली की प्रथा थी उनकी, तो वो उनकी वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको अंग्रेजों ने रोकना चाहा तो उस पर रिवॉल्ट कर गए। कौन रिवॉल्ट पाओगे, तो वो तो अपने हिसाब से सही कर रहे थे, लेकिन वो अपने हिसाब से सही कर रहे थे, दोनों अपने में थे। ठीक, तो वो पाओगे जब सोशियो रिलीजियस पढ़ोगे तो उसमें एग्जाम्पल ले सकते हो कि सोशल रिलीजियस में उन्होंने ऐसा किया था, भले वो अच्छा किए बुरा किए, लेकिन लोग तो असंतोष थे ना। तो वन नीतियों में पाओगे, वन नीति में ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के कारण, ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के कारण ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के कारण पारंपरिक चारागाह भूमि और जंगलों का नुकसान हुआ। जी हाँ जी जी, नहीं, जो पारंपरिक भूमि लिखिए, जो संगठित भूमि थी उनकी, कंबाइंड भूमि थी, लैंड होल्डिंग जो थी फैमिली की, उसको लिखिए। पारंपरिक जो लैंड होल्डिंग वाली भूमि थी, कंबाइंड भूमि थी ट्राइब्स की, उसका नुकसान हुआ, वो उस पर जमींदारों को डाल दिए कि आप यहां से रेवेन्यू इकट्ठा करके दीजिए। जिससे कई भारतीयों विशेषकर पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल होता है सर ना, जो ट्रेडिशनल जो भी लैंड जो ट्राइब्स का था, आप बुक में देख लीजिएगा इसको, जो भी ट्रेडिशनल उनका लैंड होल्डिंग थी उस पर उन्होंने उस पर इंटरवेंशन किया था।
इसलिए समस्या हुई थी, जिससे कई भारतीयों विशेषकर आदिवासी लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। अब इसका से कंक्लूजन लिख लीजिएगा, निष्कर्ष। इन सभी आर्थिक कारकों ने (1857) के भारतीय विद्रोह के लिए इन सभी आर्थिक कारणों ने 1857 के भारतीय विद्रोह के लिए आक्रोश और क्रोध की आधारशिला, फाउंडेशन जो होता है, मतलब एक बेस होता है, फाउंडेशन बेस, आधारशिला तैयार की। आक्रोश और क्रोध की आधारशिला तैयार की। आधारशिला फाउंडेशन को बोलते हैं ना। आक्रोश और क्रोध की फाउंडेशन को तैयार किया। ठीक, भारतीय लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन अपने लाभ के लिए उनका शोषण कर रही थी। कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन अपने लाभ के लिए उनका शोषण कर रही थी और वे जो इंडियन लोग थे अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध विद्रोह में उठ खड़े हुए। और वे अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध विद्रोह में उठ खड़े हुए। हो गया। तो इकोनॉमिक का हो गया है। नेक्स्ट में पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो जो रिलीजियस है वो कर लिया जाएगा। ठीक, अभी सर की क्लास है, आप लोगों की तो नहीं ना, वो कंटिन्यू। किसी कुछ इसको पूछना तो नहीं है कि क्या करना है। जो बची क्लासेस हैं मैं पहले करवा दूंगा बाद में कभी। ठीक, सिलेबस हिंदी में करा दें।